आज हम एक ऐसी कहानी को डीकोड करने वाले हैं जो सच में किसी एपिक फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा सफर जहां कुछ भटकते हुए बंजारे आगे चलकर दुनिया के सबसे महान इंजीनियर्स बन गए। ये सिर्फ कुछ पत्थरों की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे और कुदरत के साथ उसके सीधे टकराव की कहानी है। आइए इस एक्सप्लेनर के जरिए उन आसमान छूते पिरामिडों और उनके पीछे छिपे उन गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट का दिमाग घुमा देते हैं। तो चलिए सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जरा इस विरोधाभास के बारे में सोचिए। लाखों भारी पत्थरों से बने ये आलीशान पिरामिड बिना पहिए के, बिना किसी आधुनिक मशीन के और बिना लोहे के आखिर बनाए कैसे गए? ऐसे वक्त में जब इंसानों के पास कोई बेसिक टूल्स तक नहीं थे, उन्होंने इस इम्पॉसिबल से काम को अंजाम कैसे दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। पहला पड़ाव, नील नदी की ओर यात्रा। अक्सर महान सभ्यताओं की शुरुआत किसी आराम से नहीं, बल्कि जिंदा बचने की भयंकर जद्दोजहद से होती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। करीब 11,000 ईसा पूर्व में, जिसे आज हम सूखा और बंजर सहारा रेगिस्तान कहते हैं, वो दरअसल हरे भरे सवाना जंगलों और झीलों से भरा एक जन्नत था। वहां के लोगों ने 7,000 ईसा पूर्व में दुनिया का पहला स्टोन कैलेंडर तक बना लिया था। लेकिन करीब 5,500 ईसा पूर्व पृथ्वी की धुरी में एक बेहद मामूली सा बदलाव आया। बस कुछ डिग्री का झुकाव और पूरा का पूरा मौसम ही बदल गया। सदियों पुरानी झीलें सूख गईं और वो हरा भरा इलाका एक जानलेवा तपते रेगिस्तान में बदल गया। लोगों को पानी की तलाश में मजबूरन अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नदी को नियंत्रित करना। तो इस जानलेवा सफर के बाद उन प्यासे और थके हारे लोगों की नजर पड़ी एक विशाल नीली लकीर पर, यानी नील नदी। और ये बात बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दर्शाती है कि कैसे जरूरत ने उन्हें दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर बना दिया। देखिए, नील नदी हर साल भयानक बाढ़ लाती थी, लेकिन जब पानी उतरता तो अपने पीछे काली बेहद उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाता था। इन लोगों ने इसे नोटिस किया और उसमें गेहूं और जौ बो दिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। फसल को सूखने से बचाने के लिए उन्होंने नहरें खोदी और जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो उसे गहरे गोदामों में बचाकर रखना शुरू कर दिया। मतलब जो लोग कल तक भटक रहे थे, अब उन्होंने एक ही जगह बसना सीख लिया था। अब जब अनाज और दौलत बढ़ी तो जाहिर है लूटपाट और खौफ भी बढ़ा। इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए शासकों का जन्म हुआ। शुरुआत में मिस्र दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बटा था। एक तरफ दक्षिण का दुर्गम पहाड़ी इलाका यानी अपर इजिप्ट और दूसरी तरफ उत्तर का समतल मैदान यानी लोअर इजिप्ट। फिर आज से करीब 5,000 साल पहले राजा नार्मर नाम के एक महाबली शासक आए और उन्होंने इन दोनों को मिलाकर दुनिया का सबसे पहला अखंड मिस्र साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब इतनी विशाल आबादी को संभालना कैसे था? इसके लिए शासकों ने एक बहुत ही तगड़ा साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसे मात कहते थे। उन्होंने जनता के दिमाग में यह बैठा दिया कि अगर समाज में न्याय और कानून नहीं होंगे तो इस पूरी दुनिया का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। और बस इसी डर और बैलेंस के नाम पर जनता से भारी टैक्स वसूला जाने लगा और पूरी व्यवस्था को एकदम कड़ाई से लागू कर दिया गया। और आप अंदाजा लगाइए इस साम्राज्य के पास कितनी दौलत थी। नील नदी उस वक्त का सबसे बिजी ट्रेड रूट बन चुकी थी। ये लोग पैपिरस की नावों में अनाज भरकर ले जाते और बदले में लेबनान से देवदार की लकड़ी, सिनाई के पहाड़ों से चमकता हुआ तांबा और नूबिया के रेगिस्तान से टनों सोना लेकर आते थे। सच में ये दौलत इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ इनका हिसाब किताब और टैक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए ही इन्हें दुनिया की पहली लिखित भाषा यानी हायरोग्लिफिक्स का आविष्कार करना पड़ा। लेकिन देखिए, एक सबसे बड़ा संकट अभी भी था। क्या होता है जब एक ऐसा राजा जिसे सब जीवित देवता मानते हों, उससे मौत का सामना करना पड़े? शासक जानते थे कि अगर मरने के बाद उनका शरीर आम लोगों की तरह मिट्टी में मिल गया और सड़ गया तो जनता के दिलों से उनका खौफ और रुतबा दोनों खत्म हो जाएंगे। सत्ता हमेशा के लिए ढह जाएगी। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे पड़ाव की, ममीकरण का रहस्य। मृत्यु को हराने और अपनी पावर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के चक्कर में इन लोगों ने ये थोड़ा डरावना लेकिन विज्ञान का एक बेहद उन्नत तरीका ईजाद किया। जरा इन स्टेप्स को सुनिए। सबसे पहले एक लोहे के हुक को नाक के जरिए डालकर दिमाग को बाहर निकाला जाता था। फिर दिल को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गन्स निकाल दिए जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा तो दिल में ही बसती है।
उसके बाद शरीर को एक खास नमक में 40 दिनों तक सुखाया जाता और आखिर में रेजिन का लेप लगाकर उसे सूती पट्टियों में बिल्कुल कसकर लपेट देते थे। अब शरीर एक ममी बन चुका था। आइए अब इसके बाद के हिस्से पर आते हैं, पिरामिडों का विकास। खैर, सिर्फ ममी बनाना ही काफी थोड़ी था। इस अमर शरीर को मौसम और लुटेरों से बचाने के लिए एक ऐसी अभेद्य तिजोरी चाहिए थी जिसे कोई तोड़ न सके। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ, क्योंकि ये आर्किटेक्चर रातों रात नहीं बन गया था। शुरुआत में ममी को मिट्टी की ईंटों के मस्तबा में रखा जाता था, जो ज्यादा टिक नहीं पाए। फिर स्टेप पिरामिड बनाए गए। दशकों बाद उन्होंने बिल्कुल चिकना पिरामिड चाहा, लेकिन 54 डिग्री की ढलान पर भारी पत्थरों की वजह से इमारत बीच से ही मुड़ गई, जिसे बेंट पिरामिड कहा गया। ये एक बहुत बड़ी मानवीय भूल थी, लेकिन इन्हीं गलतियों से सीखते हुए अंत में एक एकदम परफेक्ट रेड पिरामिड का निर्माण हुआ। और फिर जब फाराओ खूफू गद्दी पर बैठा तो उसने कुछ ऐसा चाहा जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। गीजा के पठार पर द ग्रेट पिरामिड की नींव रखी गई, जो 481 फीट ऊंचा था। सोच कर देखिए, ये ऊंचाई आज की लगभग 50 मंजिला गगनचुंबी इमारत के बराबर है। और दिमाग को सुन कर देने वाली बात तो ये नंबर है 23 लाख। इस 50 मंजिला इमारत को बनाने के लिए 23 लाख विशाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, बिना किसी आधुनिक मशीन या कंपास के। उन्होंने इन पत्थरों को इतनी सटीकता के साथ सेट किया कि उनके बीच आज आप एक ब्लेड भी नहीं घुसा सकते। ये सच में नामुमकिन सा लगता है। और जरा इस लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचिए। इनमें से कुछ पत्थर जो 50-50 टन के थे, उन्हें 800 किलोमीटर दूर असवान से लाया गया था। कैसे? नील नदी में बाढ़ के वक्त उन्हें विशाल नावों पर लादा गया और फिर लाखों मजदूरों ने उन्हें गीली रेत पर बड़ी बड़ी लकड़ी की स्लेज खींचकर पिरामिड तक पहुंचाया। रेत पर पानी डालने से घर्षण कम हो जाता था और स्लेज आसानी से फिसलती थी। ये इंसानी पसीने, कड़े संघर्ष और इंजीनियरिंग का एक कैसा कमाल का कारनामा है। फराओ को लगा कि उसने मौत को हरा दिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल। आप खुद सोचिए, जब एक कब्र दुनिया की सबसे आलीशान और बड़ी इमारत बन जाए तो क्या वो लुटेरों के लिए एक विशाल साइन बोर्ड का काम नहीं करेगी? बिल्कुल। जैसे ही साम्राज्य थोड़ा कमजोर पड़ा, लुटेरों ने दरवाजे तोड़कर हजारों किलो सोना और ममियों को लूट लिया। और यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, आधुनिक रहस्य। इस भयानक लूटपाट को देखकर बाद के राजाओं ने पिरामिड बनाना ही बंद कर दिया और गुप्त घाटियों का रुख किया। 1922 की इस खोज को देखिए। हॉवर्ड कार्टर ने वैली ऑफ किंग्स में राजा तूतनखामून की एक छोटी सी जल्दबाजी में छिपाई गई कब्र ढूंढ निकाली। वो राजा सिर्फ 19 साल की उम्र में मर गया था, लेकिन उस एक छोटी सी कब्र के अंदर 5000 से अधिक बेशकीमती वस्तुएं ठूस-ठूस कर भरी हुई थीं। सोने के रथ, जादुई हथियार और मम्मी के चेहरे पर 10 किलो का शुद्ध सोने का मुखौटा। जरा दौलत का लेवल सोचिए। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर एक छोटे से राजा की जल्दबाजी में बनी कब्र में इतना अथाह खजाना था, तो उस 50 मंजिला द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में क्या होना चाहिए था। लेकिन जब खोजकर्ताओं ने ग्रेट पिरामिड का मुख्य कक्ष खोला तो वहां क्या मिला? कुछ नहीं। कोई मम्मी नहीं, कोई खजाना नहीं, यहां तक कि दीवारों पर कोई हायरोग्लिफिक्स भी नहीं। सब कुछ बिल्कुल खाली। और इसी बात ने इतिहास की सबसे बड़ी बहस को जन्म दे दिया। तो क्या वो 23 लाख पत्थरों का पहाड़ सिर्फ एक खाली कमरे के लिए खड़ा किया गया था? 1980 के दशक में ओरियन कोरिलेशन थियरी ने एक नया ही नजरिया दिया। इसके हिसाब से गीजा के तीनों पिरामिड आसमान में ओरायन बेल्ट के 3 तारों के साथ बिल्कुल एक सीधी रेखा में हैं। पिरामिड का साइज उन तारों की चमक से परफेक्टली मैच करता है। मिस्र के लोग मानते थे कि वहां मृत्यु के देवता उसीरस रहते हैं। अब बिना किसी दूरबीन के इतना सटीक खगोलीय नक्शा जमीन पर कैसे बनाया गया, ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और अगर आपको लगता है कि मिस्ट्री यहां खत्म होती है, तो 2015 के स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट को देखिए। जब 8 इंच की संकरी सुरंगों में छोटे छोटे कैमरे वाले रोबोट्स भेजे गए, तो 200 फीट अंदर जाके वे एक रहस्यमयी पत्थर के दरवाजे पर रुक गए, जिस पर तांबे के 2 पिन लगे थे। जब बारीक ड्रिल करके देखा गया तो पता चला कि पीछे एक और दरवाजा है। और लेटेस्ट स्कैनिंग ने तो यह भी साबित कर दिया है कि पिरामिड के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी खाली जगह, यानी एक वॉइड मौजूद है, जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका है। तो क्या सच में इन छिपी हुई जगहों पर कोई खोई हुई उन्नत तकनीक मौजूद है, या फिर ये सिर्फ उन खानाबदोशों से इंजीनियर बने इंसानों की उस प्रतिभा का अंतिम प्रमाण है जिसे समझना हमारी आज की टेक्नोलॉजी के बस का भी नहीं है? खैर, कारण जो भी हो, एक बात तो पक्की है,
प्राचीन मिस्र की ये कहानी सिर्फ कुछ पत्थरों के निर्माण की नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि इंसानी क्षमता की सीमाएं कितनी अनंत हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो समझ लीजिए हमारा काम हो गया।